और अब बात करेंगे वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई की। वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधता पर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की भी सुनवाई होगी। तो केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील पेश करेंगे। सुनवाई उन 3 मुद्दों पर होगी जिन पर जवाब दाखिल किए हैं, ऐसा तुषार मेहता ने कहा है। तो दोनों पक्षों की बहस के लिए 7 घंटे का वक्त तय किया गया। मंगलवार को 3 घंटे तक याचिकाकर्ता की दलील सुनी गई और 20 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र ने पहले उठे मुद्दे तक सुनवाई सीमित रखने का अनुरोध किया था। तो केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुनवाई उन 3 मुद्दों पर हो जिन पर जवाब दाखिल किए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, AM सिंघवी और राजीव धवन पेश हुए थे और दोनों तरफ से दलीलें दी गई और आज अब एक बार फिर इसी मुद्दे पर सुनवाई होनी है। तो वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधता पर सुनवाई होगी। आज दूसरे दिन की सुनवाई होगी। कल इस पर सुनवाई हुई थी 3 घंटे तक और अब आज 4 घंटे सुनवाई होनी है। तो सुनवाई उन 3 मुद्दों पर हो जिन पर जवाब दाखिल किए हैं, ऐसा तुषार मेहता की तरफ से कहा गया है और दोनों पक्षों की तरफ से आज भी दलीलें पेश की जाएंगी और 4 घंटे तक ये सुनवाई आज चलनी है। तो मंगलवार को 3 घंटे तक सुनवाई हुई और अब आज एक बार फिर 4 घंटे तक सुनवाई होगी। तो कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा कल, चलिए आपको वो एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि याचिकाकर्ता के वकील जो है वो कह रहे हैं कि सरकार धार्मिक संस्थाओं की फंडिंग नहीं कर सकती। मस्जिदों में मंदिरों की तरह 1000-2000 करोड़ चढ़ावे में नहीं आते हैं। ये बात खुद कपिल सिब्बल ने कही है। साथ ही साथ कहा कि जिस पर CJI BR गवई ने कहा कि मैं मंदिर भी गया हूं, दरगाह और चर्च भी गया हूं, हर किसी के पास चढ़ावे का पैसा है। ऐसा कौन कह रहा है? CJI BR गवई ने कहा। तो देखिए इस पर कपिल सिब्बल क्या कहते हैं कि दरगाह दूसरी बात है, मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं। मतलब उनका कहना है कि दरगाह की बात अलग होती है, लेकिन मस्जिदों की बात की जाए तो वहां पर इस तरीके से कोई चढ़ावा नहीं आता है, ये कपिल सिब्बल ने कहा। इसके बाद देखिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या ASI संरक्षित संपत्ति में प्रार्थना नहीं हो सकती? ये सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल रखा है क्योंकि जो ASI संरक्षित संपत्ति है वहां पर प्रार्थनाएं होती हैं। साथ ही क्या वक्फ प्रॉपर्टी के ASI के दायरे में आने से धर्म पालन का हक छीन जाता है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि कोर्ट की तरफ से रखा गया। कोई संपत्ति ASI के संरक्षण में है तो वह वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती, ऐसा कौन कहता है? कपिल सिब्बल, क्योंकि कपिल सिब्बल ये बात बोले हैं और इसके बाद एक बार फिर से ये दलील उनकी तरफ से पेश की गई। तो साथ ही साथ आप देखिए कि कोर्ट इस पर क्या कहता है। स्पष्ट मामला न हो तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। ये बात कोर्ट की तरफ से किया गया है और कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात उनको कपिल सिब्बल को बताई, याचिकाकर्ता को बताई है। तो देखिए कोर्ट अपनी बात ये रखकर साफ साफ बताना चाहता है कि आप जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, उसके लिए आपको ठोस दलीलें पेश करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर स्पष्ट मामला नहीं है तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो देखिए सरकार का पक्ष क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि जिन 3 मुद्दों पर रोक लगाने की मांग की गई उन्हीं पर जवाब दाखिल किया, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। और सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कह दिया है कि जो 3 मुद्दे हैं उन्हीं पर बात होनी चाहिए। तो कोर्ट से केवल इन्हीं 3 मुद्दों पर सुनवाई को सीमित रखने की अपील की गई है और इसी पर आज भी सुनवाई को लेकर बात होगी। वक्फ संशोधन कानून पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार के लिए है, ये बार बार सरकार कह रही है। हमने देखा था कि संसद में भी ये बात कही गई थी। तो वक्फ संशोधन कानून संविधान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, ये बात भी सरकार कह रही है और सरकार का पक्ष यही है कि हम लोगों के लिए इस कानून को लाए हैं, बदलाव किए हैं। वक्फ संशोधन कानून धार्मिक स्वतंत्रता या फिर अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता, ये बात भी सरकार की तरफ से क्लियर की गई, क्योंकि लोगों में इस बात का भय है कि इस बदलाव से उनके अधिकार छीन रहे हैं। साथ ही संसद से पारित कानून को रोका नहीं जा सकता,
ये भी सरकार का कहना है, क्योंकि अगर संसद ने एक बार किसी कानून को पारित कर दिया है तो वो लागू होना चाहिए। तो अंतरिम आदेश से पहले कानून की संवैधानिकता का व्यापक परीक्षण किया जाए, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए अब सरकार का पक्ष क्या कुछ है, हमने आपको बता दिया कि सरकार क्या कुछ कह रही है। सरकार ने जो जो बात अपनी रखी है वो हमने एक एक पॉइंट करके आपको बता दी। लेकिन अब याचिकाकर्ता का क्या कुछ पक्ष है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो याचिकाकर्ता की दलील है कि सिर्फ 3 मुद्दे नहीं, पूरे वक्फ पर अतिक्रमण का मुद्दा है। ये किसने कहा? याचिकाकर्ता की तरफ से। तो कोई भी सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। और सरकार तय नहीं करेगी कि कौन से मुद्दे उठाए जाएं, ये भी याचिकाकर्ता की तरफ से दलील पेश की गई है। तो अगर प्रावधान लागू हुए तो नुकसान की भरपाई मुश्किल होगी, ये भी बात कही जा रही है। और ये एक बड़ी बात कल कपिल सिब्बल की तरफ से रखी गई। तो 2025 के संशोधनों को वक्फ पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है कि ये जानबूझकर संशोधन किए गए हैं ताकि वक्फ पर कब्जा किया जा सके। तो देखिए संशोधनों ने एक बार वक्फ हमेशा वक्फ के सिद्धांत को निरस्त कर दिया है, ये भी याचिकाकर्ता की तरफ से कहा जा रहा है। अब वक्फ बोर्ड का सीईओ गैर मुसलमान होगा, क्योंकि इनके कानून ऐसा कहते हैं, और यह वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का ही पूरा का पूरा प्रयास है। तो ये दलील जो है याचिकाकर्ता की तरफ से पेश की गई है। और किस तरीके से केंद्र सरकार की क्या कुछ दलीलें थी वो हमने बताया। आपने याचिकाकर्ता की दलील भी सुन ली कि याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया। तो कल 3 घंटे तक इसी के ऊपर बातचीत चली। कल इसमें दलीलें एक दूसरे की तरफ से पेश की गई, सरकार ने अपनी बातें रखी, साथ ही साथ इसके बाद याचिकाकर्ता ने, कपिल सिब्बल ने भी बात रखी और 3 घंटे ये सुनवाई चली। तो अब 4 घंटे आज सुनवाई होनी है, ये सुनवाई शुरू होगी। तो कुल मिलाकर 7 घंटे की ये सुनवाई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। 3 घंटे कल हो चुके हैं और अब आज 4 घंटे की सुनवाई होनी है। तो वक्फ संशोधन कानून पर आज एक बार फिर से सुप्रीम सुनवाई है। तो पक्ष की राय भी हमने आपको बता दिया है, आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि वक्फ के नियमों और विनियमों पर बात हो, संपत्ति के दुरुपयोग से बचाव होगा। साथ ही साथ पक्ष ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हम करेंगे इस कानून के तहत। तो 6 राज्य सरकारों की याचिका है और इसमें 6 राज्य सरकार की तरफ से याचिका रखी गई है, तो जिसमें कि असम और साथ ही साथ आपको बता दें कि राजस्थान शामिल है और अन्य कुछ राज्य हैं जिसकी तरफ से ये याचिका रखी गई है। तो पक्ष में कौन कौन से राज्य है, उसमें असम है, छत्तीसगढ़ है, साथ ही साथ राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य कुछ राज्य हैं जो इसमें शामिल हैं। तो हरियाणा भी इसका समर्थन करता हुआ और पक्ष में याचिका रखी गई है। तो महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है। और देखिए विरोध में किसकी याचिका है, तो मनोज झा आरजेडी प्रमुख, साथ ही विरोध में किसकी याचिका, तो आपको बता दें एसोसिएशन फॉर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। सिर्फ 3 मुद्दे नहीं, पूरे वक्फ पर अतिक्रमण हुआ है, ये बात अपनी दलीलों में कही गई है। तो सरकार का क्या कुछ पक्ष है हमने आपको बता दिया और इसके बाद याचिकाकर्ता की क्या दलील है हमने वो भी आपको बता दिया है। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के क्या कुछ सवाल हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ पूछा है। पहला सवाल कि क्या पहले वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, ये पहला सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया। इसके बाद पूछा गया है कि क्या वक्फ प्रॉपर्टी के एएसआई के दायरे में आने से धर्म पालन का हक छीन जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। और साथ ही साथ पूछा गया कि खजुराहो में एएसआई संरक्षित मंदिर में पूजा अर्चना होती है, तो ऐसे में अगर आप ये बात कह रहे हैं कि एएसआई संरक्षित मस्जिदों को हम वहां पर पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे और हमारी दिक्कत होगी, तो ये कहना गलत होगा और इसीलिए ये सवाल जो है कहा गया है। तो क्या एएसआई की संपत्ति में प्रार्थना नहीं हो सकती, ये भी एक सवाल पूछा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिए हैं। साथ ही साथ पूछा है कि स्पष्ट मामला न हो तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये बात कोर्ट ने अपनी तरफ से कही है। साथ ही कहा है कि संशोधन लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का बहुमत
कैसे हो जाएगा, ये भी बात कोर्ट की तरफ से पूछी गई है, क्योंकि संशोधन लागू हो रहा है तो उसके बाद बोर्ड में किस तरीके से गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा, ये बात बार बार कोर्ट की तरफ से पूछी जा रही है। तो देखिए, वक्फ संशोधन कानून की वैधता पर सुप्रीम सुनवाई होगी। वो 3 मुद्दे जो सुनवाई होगी उसमें चलिए आपको वो भी बता देते हैं। तो पहला है वक्फ बाय डीड या वक्फ बाय यूजर का मुद्दा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर बार बार लगातार चर्चा होती है। दूसरा है राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना का मुद्दा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर सुनवाई के लिए बार बार कहा जा रहा है। तीसरा है भूमि सरकारी है या नहीं, इसकी जांच का मुद्दा, और ये भी इस मुद्दे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो 3 बातें हैं, इसी के ऊपर सुनवाई होनी है, इसी को लेकर कहा जा रहा है कि हम इसी पर जवाब देंगे। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में 3 और 4 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग हुई। अब हम आपको पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं कि क्या हुआ था। तो वो पहले वोटिंग होती है, फिर 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको मंजूरी दे दी, और जैसे ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, आपको पता है कि वो एक्ट में बदल गया। तो केंद्र ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया था, और इसके बाद क्या होता है, किस तरीके से आपने देखा है कि किस तरीके से लोगों के विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, लोग अपनी बात उठा देते हैं। केंद्र ने दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया और कहा था कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और जो भी याचिकाएं पेश की गई हैं हम उस पर जवाब देंगे। तो 17 अप्रैल को केंद्र ने आश्वासन दिया था, कोर्ट को आश्वासन दिया और कहा कि जो भी इसमें प्रॉब्लम है, बातचीत होनी है, हम सारे अपने बात खुलकर रखेंगे। तो 25 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने ये पूरा हलफनामा दाखिल किया और संशोधित वक्फ अधिनियम 2025 का बचाव करते हुए हलफनामा दाखिल किया था। तो देखिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 1332 पेज का हलफनामा दायर किया था, और साथ ही साथ किस तरीके से इस पूरे कानून में क्या क्या वैधता पर सुप्रीम सुनवाई है, ये सब हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, 5 मई तक न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति की जाएगी। अब एक एक करके ये सारी बातें बता दी गई हैं। और चलिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। गोपाल, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार इसका जिक्र हो रहा है। कल हमने देखा कि 3 घंटे तक सुनवाई हुई, आज भी 4 घंटे सुनवाई होनी है। जो कल 3 घंटे सुनवाई हुई, उसकी क्या कुछ प्रमुख बातें रही गोपाल? देखिए राधा, कल जब मामले की सुनवाई शुरू हुई उस दौरान सबसे पहले केंद्र सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कोर्ट से कहा कि जो 3 मुद्दे तय किए गए हैं, जो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तय किया था, सिर्फ उन्हीं 3 मुद्दों पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन जो विपक्षी जो दल है, यानी कि विपक्षी जो याचिकाकर्ता हैं, उनके तरफ से इसके अलावा भी जवाब दिया गया है, लिहाजा सीमित मुद्दे पर भी सुनवाई होनी चाहिए, जिसका विरोध करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए हैं इस कानून में, उन सभी मुद्दों पर सुनवाई होनी चाहिए, सिर्फ 3 मुद्दों तक ही सुनवाई सीमित नहीं रहना चाहिए। वहीं कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि वक्फ जो कानून है वो अतिक्रमण कानून है और एक तरीके से जो वक्त की जो संपत्ति है उससे छीनने को लेकर के यह कानून लाया गया है। अगर यह लागू हो गया तो वक्त पर से अधिकार खत्म हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा था कि जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान की मंदिर जैसा चढ़ावा 1000-2000 करोड़ रुपया नहीं चढ़ता है, मस्जिद में उस तरीके का चढ़ावा नहीं आता है, जिस पर CJI BR गवई ने कहा था कि हमने दरगाह और चर्च भी को देखा है, वहां पर भी चढ़ावा आता है। वहीं CJI गवई ने यह भी कहा कि खजुराहो को ASI के तहत लाया गया है और वहां अब भी लोग जो है पूजा करते हैं, वहां पर पूजा करने पर किसी तरीके का रोक नहीं है। जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर एक बार या ASI के तहत मोनूमेंट आ जाता है तो फिर जो है ये वक्त की जो संपत्ति है उसका अधिकार खत्म हो जाता है, इसलिए इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। जो दूसरी बातें कपिल सिब्बल ने कही थी कि यह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को लेकर के जो बातें कही गई कि 5 साल तक वह मुस्लिम धर्म
नियम अपनाए रखेगा उसके बाद ही वक्त कर सकता है। यह कहाँ का कानून है, यह सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कलेक्टर को जो यह अधिकार दिया गया है कि यह तय करे कि यह जमीन सरकारी है या वक्त का है, तो इसमें समय नहीं तय किया गया है कि कितने दिनों में यह जांच होगी। जब तक यह जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक यह वक्त नहीं रह जाएगा। ऐसे में भी कलेक्टर सरकारी होता है, वो अपने हिसाब से इस मामले में जो है रिपोर्ट देगा। तो ये तमाम आपत्तियां जाहिर की गई थी। आज भी इस मामले में सुनवाई होनी है और मुस्लिम पक्षकारों के तरफ से दलीलें आज भी रखी जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे और तब कोर्ट यह तय करेगा कि क्या इस मामले में कोई अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दिया गया था उस हलफनामे में यह साफ कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक नहीं लगा सकता है। पार्लियामेंट द्वारा पास यह कानून है और अगर सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट अंतरिम रोक लगाता है तो अंतरिम रोक नहीं लगाना चाहिए जब तक इस मामले में पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हो जाती है। हालांकि सीजेआई ने कल यह कहा था कि चूंकि संसद द्वारा पास यह कानून है तो इस पर जो है अंतरिम रोक लगाने के लिए ठोस जो है मामला चाहिए और ठोस दलीलें होनी चाहिए, तभी इस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि कोर्ट ने यह संकेत दिया है कि मुश्किल है कि आसानी से इस मामले में कोई अंतरिम रोक लग पाएगा। जी बिल्कुल गोपाल कृष्ण, क्योंकि देखिए कोर्ट में कल जिस तरीके से दलीलें पेश हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दोनों ही पक्षों ने अपनी बात रखी और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ बता दिया कि अगर आपको इस कानून में बदलाव करना है और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका जिस तरीके से बदलाव केंद्र ने किया है वो हो, तो आप अपनी ठोस दलीलें रखें। आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई गोपाल ऐसी बात कहने की सुप्रीम कोर्ट को? इसके पीछे की क्या वजह आप समझ पा रहे हैं? देखिए राधा, जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने अपने करीब 18-19 साल की कैरियर में देखा है कि बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट द्वारा पास कानून पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके का रोक लगाया है। अधिकतर जो याचिकाएं हैं, अगर एनजेएसी की बात हम छोड़ दें तो सभी याचिकाओं को अभी तक सुप्रीम कोर्ट खारिज करता आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पार्लियामेंट से अगर कानून बन गया तो संवैधानिकता के सवाल उसमें होते हैं और उस कानून पर रोक लगाना उचित नहीं है और इसी का पालन सुप्रीम कोर्ट करता आ रहा है। लेकिन वक्त जो कानून है इसको लेकर के लगभग 100 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेंगे, बाकी जो याचिकाएं हैं वो इस मामले में आइए दाखिल करें, उस पर हम जो है इन 5 के साथ ही उस पर हम विचार करेंगे। यह बातें सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कही थी। उसके बाद जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने तमाम बातें कही थी और केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा आया था उस हलफनामे में यह भी कहा गया था कि 97 लाख जो है वो अर्जियां आई थी और उन्हीं अर्जियों पर और सलाह पर विचार किया गया था। सभी राज्यों से सलाह मशवरा लिया गया था, जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली गई थी, उसके बाद ही यह कानून लाया गया था और इस कानून में कोई खामियां नहीं है। लिहाजा जो मुस्लिम पक्षकारों की याचिका है उसे खारिज किया जाए, यह केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे के जरिए मांग की है। जबकि मुस्लिम पक्षकार का कहना कि अगर यह कानून जो है लागू हो गया तो वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा और मुस्लिमों के हित में यह कानून नहीं है। यह जो वक्त की जो संपत्ति है उसको हड़पने के लिए यह कानून सरकार ने बनाया है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से बार बार गोपाल दलीलें दी जा रही हैं, अपनी बात कही जा रही है, उससे यही लगता है कि शायद आज भी जब सुनवाई होगी तो एक अगली तारीख इसके ऊपर मिल सकती है। लेकिन आज सुनवाई कितने बजे शुरू होगी गोपाल? इसको लेकर क्या कुछ टाइमिंग, क्या कुछ शेड्यूल इसको लेकर? देखिए राधा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टाइम कोई तय नहीं किया है, लेकिन जो आइटम नंबर लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष, तो उसको अगर हम देखें तो 2 बजे के आसपास इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट शुरू कर सकता है। लेकिन आज जब 2 बजे इस मामले में सुनवाई होगी तो मुश्किल होगा कि 2 घंटे में दलीलें पूरी हो पाए, क्योंकि कल लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक मुस्लिम पक्षकारों के तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और अन्य द्वारा दलीलें रखी गई और उसके बाद आज भी मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलीलें रखी जाएगी। तब केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद ही कोर्ट इस मामले में अपना कोई आदेश देगा। तो मुश्किल होगा कि आज भी इस मामले में कोई अंतरिम आदेश कोर्ट दे।
बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद इसकी कमी है कि अंतरिम आदेश इसमें मिलेगा। लेकिन गोपाल, कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर बार बार दोनों दलीलों की तरफ से बात कही गई है और बहुत प्रमुख बिंदु हैं, लेकिन कोर्ट ने वो 3 कौन से, या फिर कह लीजिए कुछ वो बिंदु कौन से हैं प्रमुख जिसके ऊपर दोनों पक्षों का ध्यान आकर्षित किया है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे गोपाल। देखिए राधा, जो केंद्र सरकार ने जो 3 मुद्दे उठाए हैं और कहा है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 मुद्दे तय किए थे, वह मुद्दा है वक्त बाई यूजर। दूसरा मुद्दा है कि केंद्र और राज्यों के परिषदों में मुस्लिमों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव। तीसरा जो है कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र को लेकर के है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे देता है, तब तक इस कानून पर अमल नहीं किया जाएगा और यथा स्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि नए कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। जबकि मुस्लिम पक्षकारों का मानना है कि नहीं, यह कानून मुस्लिमों के हित में नहीं है, मुस्लिमों के खिलाफ है और जानबूझ करके यह कानून लाया गया है, इसलिए इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि मुस्लिमों को हित को ध्यान में रखते हुए यह कानून जो है सरकार ने बनाया है और मुस्लिम महिलाओं को लेकर के यह कानून बनाया गया है, लिहाजा इस कानून में कोई खामियां नहीं है। इसलिए इस कानून से संबंधित, यानी कि कानून के खिलाफ जो याचिकाएं हैं, उन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज करे। जी देखिए, दलीलें तो बहुत सारी हैं गोपाल, जिस तरीके से आपने विस्तार से एक एक करके बताया भी, लेकिन जो सबसे प्रमुख बात इसमें जो मैं समझ पा रही हूँ कि बार बार जो उनकी तरफ से बोला जा रहा है उसमें यह कि गैर मुसलमान का इसमें एड ऑन होना, वो ठीक नहीं मान रहे हैं। हालांकि वो तो पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि ये कानूनी गलत है, इनको ऐसे बदलाव नहीं करने चाहिए, लेकिन गैर मुसलमान का शामिल होना, इसके ऊपर केंद्र सरकार का क्या रुख है? क्या केंद्र सरकार की तरफ से टिप्पणी की जा रही है? क्या कोई ठोस दलील जो केंद्र सरकार ने अब तक इसके ऊपर पेश की हो? देखिए, पहले हम जो मुस्लिम पक्षकार हैं जिनके तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए, उन्होंने जब कल दलीलें रखनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि पहले जो केंद्र और राज्यों के परिषद में जो सदस्यों की नियुक्ति होती थी वो चुनाव के जरिए होती थी, लेकिन नया कानून आने के बाद मनोनीत किया जाएगा और मनोनीत करने के बाद ही जो है वो इसमें नियुक्ति होगी। अगर मनोनीत किया गया तो 11 में से 7 जो सदस्य हैं वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। यही आपत्ति मुस्लिम पक्षकारों की है कि गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि क्या जो हिंदू धर्म से संबंधित जो ट्रस्ट है या बाकी चीजें हैं, क्या उसमें गैर हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है या नहीं, क्या उसमें शामिल किया जाता है नहीं, यह भी बातें उठाई गई थी। लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा है कि अगर एक बार कोई एएसआई प्रोटेक्ट के तहत आ गया, यानी कि संरक्षण में आ गया कोई धार्मिक स्थल या कोई मोन्यूमेंट, तो फिर वह जो है उसे वक्त खत्म हो जाएगा। यही डर मुस्लिम पक्षकारों को सता रही है। यही कारण है कि बार बार मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को खारिज करने की मांग की जा रही है। जी गोपाल, अगर एएसआई के संरक्षण में कोई भी प्रॉपर्टी आ जाती है तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष को दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है? ये तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर सरकार के अधीन आ जाता है तो उसके ऊपर अच्छे से काम होंगे, वहां पर नई नई फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करना, इसकी क्या प्रमुख वजह समझी जाए? देखिए राधा, आपत्ति इसलिए है कि जब कपिल सिब्बल ने कल दलीलें रखनी शुरू की तो कपिल सिब्बल ने कोर्ट को यह बताया कि अगर कोई एक बार अल्लाह के नाम पर वक्फ कर देता है तो वह सर्वदा के लिए वह अल्लाह की संपत्ति हो जाती है, उसमें सरकार का किसी भी तरीके का अधिकार नहीं रह जाता है। लेकिन जो नया कानून है उस कानून के तहत जब जांच होगी और यह कहा जाएगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, रजिस्ट्रेशन से संबंधित जब दस्तावेज मांगे जाएंगे तो 100 साल 2 साल पहले जो प्राचीन स्थल है उसका रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं हुआ है वो सरकार जो है अपने अधीन ले लेगी। यही कारण है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि आखिर इतने सालों पुराने मामले में कैसे पंजीकृत कोई करा सकता है, और अगर नहीं कराएगा, दस्तावेज नहीं देगा तो फिर ये सरकार के अधीन हो जाएगी। जो वक्त की संपत्ति है, दान में दिया गया संपत्ति है, यह सरकार की संपत्ति नहीं है। यही डर जो है मुस्लिम पक्ष
पक्षकारों की साथ आ रही है। हालांकि कोर्ट बार बार केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें जांच होगी और जांच में निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। अगर वक्त की जमीन है या वक्त किया गया है तो वक्त ही रहेगा जब तक उस मामले में कोई गलत तरीके से या कोई गैर कानूनी तरीके से उसे दान न दिया गया हो। बिल्कुल गोपाल, और देखिए दोनों ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से, दोनों ही तरफ से जो है दलीलें पेश की जा रही हैं। कल भी हमने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण दलीलें पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल पूछे और अब आज देखना होगा कि जब आज 4 घंटे की अगली सुनवाई होती है तो इसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। मेरे साथ आप जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।